हेलो फ्रेंड्स। एक सवाल मुझसे ज़्यादातर लोग अक्सर पूछते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में। मुझे लगता है ये सवाल हर बिगनर्स के दिमाग में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले भी होता होगा और इसीलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाकर इसे एक्सप्लेन करके समझाने में शायद थोड़ी मदद करूं, और इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है दोस्तों। और सवाल यह है कि क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, और अगर रिस्की है तो कितना रिस्की है। क्योंकि अक्सर लोग ये निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह से उन्होंने सुना होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का जवाब, और इसमें हमारी मदद करेगा ये जो ग्राफ है, जो दिखने में बहुत छोटा ग्राफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंसेक्स की लगभग 35 सालों के इतिहास और ग्रोइंग ट्रेंड को दिखाता है दोस्तों। यदि हम देखें बिल्कुल शुरुआत में, यदि हम बिल्कुल देखेंगे 3 जनवरी 1986 में जो शेयर मार्केट है 561.01 पैसे पर था, और आज की डेट में 17 अप्रैल 2020 में यदि हम देखें तो शेयर मार्केट का जो शेयर मार्केट जो है 31,588.72 रुपये तक पहुंच चुका है। ये जो ट्रेंड है, ये दिखाने का मतलब मेरा प्राइस डिफरेंस ही नहीं था दोस्तों, बल्कि ये था कि आप देखें कि शेयर मार्केट इन 35 सालों में कहां से कहां तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही यदि आप शेयर मार्केट को इतने लंबे अंतराल में अगर आप देखते हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप किसी भी पोर्शन में देखिए, शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है आप देखिए 86 से बहुत हल्का सा उठा हुआ ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देखें 90 से 95 ये उठा हुआ है। अगर आप 95 से 2000 देखें तो थोड़ा सा उठा हुआ है। 2000 से 2005 थोड़ा सा और उठा हुआ है। 2005 टू 2010 और उठा हुआ है। 2010 से अगर आप 15 जाएँ तो और उठा हुआ है, और फिर 20 जाएँ तो फिर देखिए धीरे धीरे आप आगे उठाए हुआ है। अगर आप देखें ओवरऑल ट्रेंड शेयर मार्केट का जो था वो क्या रहा है, वो इस तरीके का है। मतलब शेयर मार्केट ने लॉन्ग टर्म में हमेशा ही एक अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाया है और ग्रोइंग ट्रेंड ही दिखाया है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा, क्योंकि जो सेंसेक्स है वो ग्रोइंग ट्रेंड में होता है, जिससे ज़्यादातर शेयर जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेटस पर ही होते हैं, और ग्रोइंग होने की वजह से वो हमें एक अच्छा रिटर्न देकर जाते हैं। अब आप किसी भी पोर्शन को पकड़ें, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ, आप किसी भी पोर्शन को पकड़ें, किसी भी पोर्शन को, इस ग्राफ के किसी भी यानी कि टाइम पोर्शन को पकड़ें, जैसे 90 टू 95, यदि आप सोचें अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्या होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा समय के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है दोस्तों। नॉर्मली मतलब 1 साल शेयर मार्केट में 1 साल से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट को ही लॉन्ग टर्म कहते हैं, बट मेरे मुताबिक लॉन्ग टर्म मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ 3 साल या 3 साल से अधिक के समय को। मैं मानता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म एक्चुअल लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको एक अच्छे रिटर्न की मतलब आप उम्मीद ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी एक टाइम पोर्शन पकड़ते हैं जो कि 5 साल के अंतराल वाला है, एक एग्जांपल के तौर पे आप छोटा भी पकड़ सकते हैं, बड़ा अंतराल भी पकड़ सकते हैं, 3-3 साल 2-2 साल, है ना। लेकिन इस ग्राफ में थोड़ी सी मतलब चूँकि बहुत पास में दिए हुए हैं, तो मैं 5-5 साल का आपको ट्रेंड अगर मैं बताऊँ तो सपोज़ करें किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और आप और यहाँ पर वो शेयर बेचना चाह रहा है, सपोज़ करें 1990 में उसने इन्वेस्टमेंट किया और 1990 में ये करे, तो आप देखिए बहुत हल्का सा यहाँ पर जो है जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। अगर किसी व्यक्ति में 99 में मतलब यहाँ पर इस जगह पे ही इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर जो है उसने बेचा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत हल्का सा, लेकिन यहाँ पर भी हल्का सा अपवर्ड वो है। यहाँ पर 2000 में अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो आप देखें दोस्तों ये 2003 है, यहाँ पर भी आपको हल्का सा इस टाइप से अपवर्ड सबमिशन देखने मिल रहा है, यानी जो आपका अपवर्ड ट्रेंड है वो देखने मिल रहा है। अगर 2005 में किसी ने शेयर परचेज़ किया होगा तो ये देखिए दोस्तों 2010 में
यहाँ पर भी एक अपवर्ड वो देखने मिला है। हालांकि यहाँ पर जो है एक मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन वो भी मिला है, मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देखने मिला है मार्केट में। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल है ना। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2010 तक, तो लगभग यहाँ से मार्केट उठ के ये देखिए यहाँ पर अपवर्ड में ही आया। 2010 यहाँ से अगर आप देखेंगे 2015, ये देखिए बिल्कुल क्लियर शो है, यहाँ अपवर्ड है। और 2015 से यदि आप देखें यहाँ पे अगर किसी ने शेयर परचेज़ किया होगा इस जगह पर 2015 के दरमियान, तो 2020 में अभी हाल ही में आप देखें तो 40,000 तक पहुँचा था ग्राफ और अभी यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट का ट्रेंड दोस्तों, तो ओवरऑल क्या ट्रेंड है? ग्रोइंग ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति 3 साल या 3 साल से अधिक के लिए कम से कम अगर लॉन्ग टर्म में मतलब इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी जो मतलब एक ये कह लें कि उसका जो शक होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं, वह कम हो जाता है ना। इस चीज़ की रिस्क कम हो जाती है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा रिटर्न नहीं देगा, ये रिस्क हमारी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, ग्रोइंग है, और जितने भी शेयर्स हैं वो ज़्यादातर शेयर्स उन्होंने अच्छा रिटर्न ही दिया होगा, तभी सेंसेक्स जो है वो अपवर्ड दिखाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ मतलब चलिए, अभी तो मैंने आपको मतलब ग्राफ के सहारे एक नॉर्मल फिगर में मैंने आपको ये दिखाया कि मतलब कैसे ये अपवर्ड जा रहा है ना। केवल एक आकृति के अनुसार मैंने दिखाया। चलिए अभी मैं फिगर के अनुसार दिखाता हूँ। देखिए शुरुआत में 561.01 था 3 जनवरी 1986 को। 1990 को देखिए 659.30 रुपये 8 फरवरी 2059। यही हम बात करें 1995 की। अब आप सोचिए वहाँ 600 रुपये लगभग से 1994 में कहाँ तक आ गया दोस्तों। 1995 की बात करें 3383.89 एज ऑन 17 Feb 1995, मतलब 1995 में 3000 पार हो गया था। अगर हम बात करते हैं 1995 से यानी 3300 समथिंग से अगर हम यहाँ जाते हैं 2000 में, देखिए दोस्तों 4874, मतलब आप देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ट्रेंड। अब यहाँ से देखिए 4800 आप 1999 में देख रहे हैं, 2000 5000 देख रहे हैं, 5219.20 5219.20 एज ऑन 7 अप्रैल 2000। अब हम देखें 2005 में 6035.03 एज ऑन 25 नवंबर, मतलब 3000 के पार में था 2000 में। वहाँ पर कहाँ 3000 समथिंग से 6000 तक पहुँच गया ये 2004 में। 2005 की बात करें तो 6853.73 एज ऑन 11 मार्च 2005। अब 2005 से हम 2010 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2010 में देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कहता है 2010 में एज ऑन 19 देखिए कभी कभी पकड़ ले 17,692.62 एज ऑन 1 अप्रैल 2010। अब आप सोचिए यहाँ पर 2000 मतलब समथिंग 6000 से 2010 में कहाँ पर पहुँच गया 17,000। अब 2010 से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें 2015 में 17,000 से 28,000 समथिंग में एज ऑन 28 नवंबर 2014 को। और फिर वहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 40,000 तक पहुँचा था। अभी शेयर मार्केट डाउन है, फिर भी 31,588.72 एज ऑन 17 अप्रैल 2020। ये अभी डाउन, अभी ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी फ़िलहाल मार्केट काफ़ी हद तक नीचे आया है, उस समय की स्थिति है, फिर भी मार्केट काफ़ी हद तक संभला हुआ है और इसने अपवर्ड ट्रेंड ही शो किया है। इसमें कुछ एक दो जगह बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने मिल रहा है दोस्तों। जैसे ये देखिए, ये जो डाउनफॉल है ये क्यों है, ये आपको याद होगा ये 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। आपको याद होगा दोस्तों, लेमन ब्रदर्स कंपनी जो थी उसने अपने आप को रातों रात दिवालिया घोषित कर दिया था, जिस वजह से जो काफ़ी सारी कंपनियां थी जिसकी उसमें हिस्सेदारी थी, वो सारे के सारे आर्थिक संकट में आ गई थी और अचानक बहुत बड़ा
जो मार्केट में मतलब डाउन साइड देखने को मिला और मार्केट बहुत अधिक नीचे गिरा था। और आप सोचिए मार्केट यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ पर था, ये यहाँ पर देखिए 17,000 समथिंग में था। फरवरी 2008 में मार्केट है ना 17,000 समथिंग में था यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट जो था ये जून 2008 में 15,000 समथिंग में था और अचानक मार्केट नवंबर 2008 में 8,000 के समथिंग आ गया। मतलब लगभग आधे से भी कम में मार्केट पहुंच गया था दोस्तों, एक साल के अंदर ही। और ये बहुत बड़ा डाउनफॉल था और बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय अकर हुई थी, जस्ट ड्यू टू मीन्स दैट लेमन ब्रदर्स कंपनी। और ये जो है दोस्तों, अब ये आपको ये देखना होगा कि देखिए किसी व्यक्ति ने, अगर आप यहाँ देखें किसी ने भी लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डेफिनेटली बढ़ते मार्केट के साथ उसे भी फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने यहाँ अगर किया होगा, यहाँ जहाँ पीक में था, आप देखिए समथिंग 28 ऑफ दिसंबर 2007 में 20,206.95 पे था। किसी ने यहाँ अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, अब ये इन्वेस्टमेंट उसने 20,000 मतलब मार्केट जब पीक में था उस समय किया, 20,000 समथिंग में था मार्केट तब। अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो मार्केट 8,915.21 पे पहुंच गया 21 नवंबर 2008 को, मतलब 8,000 समथिंग पे। अब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने 20,000 के समथिंग में मार्केट में इन्वेस्ट किया था, अगर वो इस समय मार्केट में ये 8,000 में जब आ गया उस समय अपने शेयर्स को बेचेगा, 20,000 में था तब उसने अपने शेयर्स को बाय किया और जब 8,000 में आ गया तब उसने अपने शेयर्स को बेचा, सेल किया, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने बहुत हद तक लॉस बुक किया। क्यों? क्योंकि उसको जिस समय 20,000 पे था मार्केट, उसको शेयर्स काफ़ी महंगे दामों में मिले होंगे और जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस समय शेयर्स के दाम इतने सस्ते हो गए होंगे। और यदि किसी इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई होगी और उस समय उसने अपने शेयर्स सेल किए होंगे तो डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला होगा दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने कहा होगा या सोचा होगा कि भाई ठीक है, हम अब अभी पैसा तो निकालेंगे नहीं, हम लॉन्ग टर्म की ओर देखते हैं। तो आप देखिए 21 नवंबर 2008 को 8,915.21 पैसे पे था मार्केट। और यदि हम केवल ज़्यादा दूर की बात ना करें, हम केवल 11 सितंबर 2009 मतलब समथिंग 9-10 महीने बाद की बात करें तो 16,264 रुपये 30 पैसे पे फिर से मार्केट आ गया, 16,264 रुपये 30 पैसे पे दोस्तों। यानी कि मार्केट ने काफ़ी हद तक रिकवर किया और उसके बाद मार्केट फिर उसी स्थिति पे आ गया 19,508.89 पे 10 दिसंबर 2010 को वो था। इसका मतलब ऑलमोस्ट उसने मार्केट ने मतलब अपनी पुरानी स्थिति पर ही आ गया, डाउनफॉल की जो पहले की स्थिति उस पर आ गया। उसे कितना टाइम लगा? लगभग 1 साल उसे लगा। और उसके बाद आप देखें मार्केट फिर 15-16 करते हुए 18 करते हुए, ये देखिए फिर यहाँ पर जो है अगले 5 सालों में है ना 2000 अगले 5 से 7 साल में 29,000 पर पहुँचा। और ये सीधा अपवर्ड्स दिखाता हुआ ही सीधा और ये 40,165 रुपये 03 पैसे पर 1 नवंबर 2019 पे था। अब सोचिए दोस्तों, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा उन्हें फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्राइसिस से डरे नहीं, उन्होंने संयम बनाए रखा, उन्होंने पेशेंस बनाए रखा और उन्होंने टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, और मार्केट फिर पुनः अपनी स्थिति में आया और उन्हें एक अच्छा रिटर्न देकर गया। की क्या थी? क्यों उन्हें इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्हें लॉस नहीं हुआ? वो केवल एक ही की थी, उन्होंने पेशेंस रखा और टाइम दिया, इस वजह से उन्हें लॉस नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस नहीं दिखाया है, जिन लोगों ने टाइम नहीं दिया मार्केट को, उन्हें लॉस देखना पड़ा, उन्हें बहुत हद तक लॉस हुआ होगा। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स रहे होंगे दोस्तों जिन्होंने इस डाउनफॉल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और बजाय जहां सब लोग अपने शेयर्स सेल कर रहे थे उस समय उन लोगों ने अपने जो शेयर्स हैं उन्हें
मतलब उन्होंने सेल करने की बजाय उन्होंने क्या और परचेज़ करना शुरू किया होगा। और देखिए उस समय के जो शेयर्स जो उन्हें आधे दामों में मिले होंगे, जस्ट 1 साल बाद ही लगभग डबल, ऑलमोस्ट 2 गुने, और ये कहें उससे भी ज़्यादा में मार्केट आ गया। तो ज़्यादातर शेयर्स जो हैं वो भी लगभग 2 गुने का ही रिटर्न दे रहे होंगे, क्योंकि मार्केट जो है मतलब सेंसेक्स ही पूरा जो है लगभग अपने मतलब 2 गुने स्तर पर पहुंच चुका था। तो ज़्यादातर शेयर्स ने मतलब ऑलमोस्ट 2 गुने रिटर्न का ही मतलब रिज़ल्ट दिया होगा। और उन लोगों ने मात्र 1 साल में या 2 साल में ही अपने जो रिटर्न्स हैं उनको 2 गुना कर लिया दोस्तों। और यदि उन्होंने उस समय भी पेशेंस रखा होगा तो देखिए ये उन्होंने जितना पेशेंस रखा होगा मार्केट उतना ही ऊंचा गया है टाइम के साथ साथ। और यदि अभी तक किसी ने रखा होगा तो 40,000 रुपये तक, 41,000 रुपये तक ये मार्केट पहुंचा था दोस्तों। 41,613 रुपये 19 पैसे 24 जनवरी 2020 को। अब आप सोचिए उन्हें कितना फ़ायदा रहा होगा। तो जो की है वो है केवल और केवल कि हमें मार्केट को टाइम देना होता है, हमें पेशेंस रखना होता है, हमें घबराना नहीं होता है थोड़े से अगर मार्केट डाउनवर्ड सिचुएशन पर जाता है तो। अभी भी आप देखें मार्केट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मार्केट अभी 31,588.72 पर है एज ऑन 17 अप्रैल 2020। अगर देखें तो मार्केट 31,588.72 पर है एज ऑन 17 अप्रैल 2020। तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केट क्या अभी ऊपर नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा ये मार्केट, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे जाता है तो फिर ऊपर आता है। ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये अपनी उसी ट्रेंड को पकड़ेगा जिस ट्रेंड पर ये पिछले 35 सालों से दिखता आ रहा है। फिर ये अपवर्ड होगा और फिर से ही इसमें हमने मतलब इस समय जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देकर जा सकता है दोस्तों। तो जो कीवर्ड है कि रिस्क कम कैसे हो सकती है, तो रिस्क ऐसे कम हो सकती है दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदें, उन्हें रखें, और एक समय होने के बाद जब ज़रूरत पड़े तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है जब अच्छा हो जाए तब आप उसे मतलब चाहें तो सेल कर सकते हैं। और फिर ये लॉन्ग टर्म में रखें क्यों ना सर? देखिए आप एक चीज़ बताएं, जब आप कोई अपना खुद का बिज़नेस खोलते हैं आप क्या देखते हैं? पहले आप, ऐसा तो है नहीं पहले दिन से ही वो मतलब आपने कोई भी बिज़नेस शुरू किया वो शुरू से ही आपको कमा कर देगा। आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, आपको कुछ दिन होल्ड करना पड़ता है, आप उसमें पेशेंस रखते हैं। आप जब किसी कंपनी में शेयर लेते हैं तो क्या करते हैं आप उसमें हिस्सेदारी करते हैं। तो डेफिनेटली हमें कुछ समय देना होता है उस कंपनी को रिटर्न देने के लिए, हमें समय देना होता है मार्केट को कुछ रिटर्न देने के लिए, और तभी वो हमें उसका एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, चलिए इसी में अब हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है दोस्तों मतलब जैसे आपने 1 साल से कम का कोई भी इन्वेस्टमेंट किया। अब 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट मतलब आप वो चाहे 1 दिन का हो सकता है, वो 5 दिन का हो सकता है, वो 10 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने, 10 महीने, कितने भी महीने, लेकिन 1 साल से कम का होगा। तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है दोस्तों। अब मैं इसको भी इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। ये 1 दिन का चार्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर कई अप्स एंड डाउन्स आपको एक ही दिन में देखने मिल रहे हैं। यहाँ अप गया है, यहाँ डाउन गया है, यहाँ थोड़ा सा अप गया है, यहाँ थोड़ा सा अप गया है ना, यहाँ पर डाउन गया है, ये देखिए यहाँ डाउन गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अप गया है, यहाँ पर डाउन गया है, यहाँ अप गया है ना, फिर यहाँ पर डाउन गया है, फिर यहाँ अप गया है ना। ओवरऑल मार्केट की जो कंडीशन है वो इस टाइप से, मतलब मार्केट यहाँ थोड़ा सा अप था, यहाँ अप हुआ, यहाँ पर अप हुआ, यहाँ पर फिर डाउन हुआ दोस्तों, और यहाँ जाते आते फिर अप हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। अब आप सोचिए, सपोज़ करिए कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, ये डाउनफॉल में, यहाँ आते आते यहाँ देखिए यहाँ उसने सेल कर दिया, डेफिनेटली उसे थोड़ा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कम में, जब कम गया था शेयर, जब यहाँ पर मार्केट डाउन था, यहाँ पर उसने कोई शेयर परचेज़ किया, यहाँ पर उसने क्या किया, उसे सेल किया, तो उसको फ़ायदा हुआ। लेकिन सपोज़ करिए किसी ने यहीं ख़रीदा और यहाँ जाते हुए उसने देखा अरे यार ये तो मार्केट डाउन हो रहा है, मतलब मैंने गलती कर दी खरीद के, और यहाँ आके उसने बेच दिया, क्या हुआ, उसने लॉस बुक कर दिया, उसे लॉस हुआ। तो हो सकता है यहाँ थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ थोड़ा लॉस हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इसी तरीके से, क्योंकि हम कैलकुलेट करने में असमर्थ होते हैं कि कब कंपनी का शेयर डाउन जाएगा और कब कंपनी का शेयर अप जाएगा।
शॉर्ट ड्यूरेशन होती है हमारे पास। मतलब कंपनी कभी भी आप देखें, यदि आप देखेंगे तो कभी भी जो मार्केट होता है वो ऐसा नहीं उठता है, वो हमेशा इस तरीके से उठता है, इस तरीके से ये उठता रहेगा, इस तरीके से उठता रहेगा। तो आप देखें मार्केट की जो ट्रेंड होती है वो ऐसी ही होती है। अब सपोज़ करें ये पीक है और ये डाउन है। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने शेयर को ख़रीद लिया और यहाँ आते आते उसका पेशेंस टूट गया, अरे यार ये तो डाउन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, और उसने उसको तो मतलब शेयर को सेल कर दिया, तो डेफिनेटली उसे लॉस बुक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लॉस हो गया, लेकिन मान लीजिए यहाँ कहीं पर उसने जो है यहाँ पर शेयर ख़रीद लिया है ना, और यहाँ पर अचानक जो है जैसे ही हाई टाइम आया उसने क्या किया, उसने सेल आउट कर दिया, उसे फ़ायदा हो गया। लेकिन ये इत्तेफाक होता है कि आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पहचानें, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पहचानें। मतलब आप टॉप को पहचान लें और बॉटम को पहचान लें, फिर यहाँ बॉटम को पहचान लें, यहाँ टॉप को पहचान लें। ये बहुत टफ होता है। हम शॉर्ट टर्म जब भी देते हैं, हम मार्केट को ज़्यादा समय नहीं देते हैं। हम ये डिफ़ाइन करना बहुत टफ होता है कि मार्केट कहाँ गिर रहा है और कहाँ उठ रहा है, हमें नहीं पता होता है। कई बार मार्केट उठ रहा होता है, हम और थोड़ी सी और लालच करते हैं, वहाँ ये सोच कर यहाँ पर वहाँ पर ये सोचते हैं कि थोड़ा और उठेगा, थोड़ा और उठेगा, और अचानक मार्केट डाउन हो जाता है। जितनी हमारी अर्निंग होती है फिर वहीं वापस आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने से हम प्रॉपरली, क्योंकि बॉटम और जो उसका जो बॉटम होता है और अप होता है वो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें ये पता नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। और इस वजह से शॉर्ट टर्म में हमें मतलब काफ़ी वोलेटाइल होने की वजह से हम मतलब क्या है उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, यानी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। अगर आप 5 दिन का भी डेटा देखेंगे, देखिए कितना वॉलेटाइल है मार्केट। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अब आप सपोज़ करें यहाँ किसी ने ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ गया। अब यहाँ आते आते उसके मन में ये लगा यार हमने गलती कर दी, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में ख़रीद लिया, देखो डाउन ही चल रहा है, डाउन ही चल रहा है, और यहाँ उसने तो शेयर सेल कर दिया, लॉस बुक कर दिया उसने। अब किसी ने यहाँ ख़रीदा और ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और अचानक यहाँ आके यहाँ क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये पॉइंट डिफाइन करना उसको कैसे पता चलेगा? या तो उसका मन हो गया कि हाँ चलो अब बेच दो, तो वो है ये एक धोखा है, एक तुक्का इत्तेफाक है कि आपको लगा और आपने बेच दिया और आपको प्रॉफिट बुक हुआ। ये आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। नहीं तो ऐसे समय में कई बार ये लगता है कि यार बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा टाइम और रहते हैं, और उसी समय वो क्या होता है, डाउन से चला जाता है ना। तो ये डिफाइन करना बहुत टफ होता है कि कहाँ वो मार्केट जाकर वो होगा। अगर सबको ये पता हो कि यहाँ गिर गया, अब यहाँ से उठेगा 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 यहाँ तक उठेगा, तो सब यही काम करेंगे ना दोस्तों, कि वो मतलब जैसे ही मार्केट नीचे जाए यहाँ पे वो बुक करेगा, और जैसे उसको यहाँ पर आएगा, उसको पता है कि यहाँ से अब नीचे जाएगा, तो यहाँ वो तोड़ ले, यहाँ पर वो बेच दे शेयर को। लेकिन ये पता नहीं होता है, जिस वजह से हम और वेट करते हैं, और कई बार शेयर डाउन हो जाता है और हम जहाँ की तहाँ आ जाते हैं। जहाँ पर हमने शेयर लिया था लगभग उतना ही में कई बार हम लोग और लॉस में बुक कर देते हैं शेयर। तो इस वजह से ये जो शॉर्ट टर्म सेलिंग होती है ना, चाहे आप 5 दिन की देखें, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 1 महीने का भी देखें, है ना, आप देखिए कितने अप एंड डाउन्स हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अप, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर अप, है ना, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर अप, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर अप, है ना, यहाँ पर अप, ठीक है, फिर यहाँ पर डाउन, यहाँ पर डाउन, ठीक है। तो आप सोचें यहाँ पर मतलब ये जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आप देखें मतलब कितना अप एंड डाउन है। यहाँ शेयर में आप देखें यहाँ कितना अप एंड डाउन है। अब ऐसे में मार्केट की करेक्ट स्थिति बताना, करेक्ट बॉटम और अब पता लगा पाना, ये पॉसिबल नहीं होता है। एग्जैक्ट डिफाइन करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म थोड़ा रिस्की होता है। टेक्निकल स्किल्स कुछ आ गई हैं, जैसे मतलब जो कैंडल स्टिक्स वगैरह जो होती हैं, उनके एनालिसिस से हम बहुत हद तक चेक कर पाते हैं, इनका टॉप बॉटम का एक अच्छा अनुमान लगा पाते हैं। बुलिश बेरिश वगैरह हम काफ़ी अच्छे तरीके से जान पाते हैं, जिस वजह से हम शॉर्ट टर्म में भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इसमें जिनको महारत हासिल होती है, वो काफ़ी हद तक इसमें मतलब एक अच्छा अनुमान लगाकर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों 100% कोई भी करेक्ट नहीं बता पाता है। यहाँ पर गारंटी, यहाँ पर जो है गारंटी कोई भी नहीं दे पाता है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। इस वजह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है वो हमेशा रिस्की होती है। इसके अलावा मतलब जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देकर जाती है। इसके अलावा कंपनी के कुछ फंडामेंटल डिटेल्स हैं जो आपको चेक करना होता है, मार्केट की कंडीशन है जो आपको चेक करनी होती है, रिलेटेड सेक्टर का इन्वेस्टमेंट के टाइम पर क्या स्टेटस है मार्केट में, ये भी आपको चेक करना होता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है। एक एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सपोज़ करिए कोई कंपनी है जो मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन हो सकता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के वजह से या कोई किसी परिस्थिति में उसके प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है और उस वजह से उसके जो है वो मतलब शेयर डाउन जा रहा है। फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके शेयर्स में मतलब गिरावट आ रही है। तो ये जो है ये हमें चेक करना होता है। कई बार एक छोटी कंपनी है, उसके फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो ग्रोइंग है काफ़ी अच्छा, मतलब हमें दिख रहा है कि ग्राफ उसका सही जा रहा है, उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है मार्केट में उसका, लेकिन कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से उनके प्रोडक्ट से, कोई भी फैक्टर हो सकता है वो गवर्नमेंट के चाहे पॉलिसीज़ हों या हो सकता है अचानक कोई डिमांड बढ़ गई उसके प्रोडक्ट की, जिस वजह से उसके मार्केट के शेयर में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हैं। इन फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो मतलब वो सब हमें चेक करने होते हैं दोस्तों। और ये सब चेक करने के बाद यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए लेस रिस्की होता है। हम रिस्क को काफ़ी हद तक मिटिगेट करते हैं, बहुत हद तक रिस्क को कम कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे मुताबिक कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च के साथ यदि हम लॉन्ग टर्म का लक्ष्य रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही लक्ष्य रखें, तो रिस्क बहुत कम होगी, जबकि शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा होती है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में कोई भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है, और स्पेशली रिस्क से एसोसिएटेड कि कौन सा मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा, आपको रिटर्न 100% होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम अपनी रिस्क को कम ज़रूर कर सकते हैं फंडामेंटल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करके, और लॉन्ग टर्म का एक लक्ष्य बनाकर हम कि मतलब हमें मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हमने ऐसा लक्ष्य बनाया है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हाँ, मगर लॉन्ग टर्म में कंपनी में फंडामेंटल्स एनालिसिस करके यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत हद तक रिस्क कम किया जा सकता है, बट ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसे ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, कम किया जा सकता है। इसलिए हमें बहुत हद तक कंपनी की फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मनी है उसके अलावा अगर कुछ अतिरिक्त जो आपकी सेविंग्स होती है ना, उसे आप अच्छे रिटर्न पाने के लिए शुरुआत में एक छोटे फंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से मतलब शेयर मार्केट में रिस्क है भी और बहुत हद रिस्क नहीं भी है ना। लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो रिस्क बहुत कम है, शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो रिस्क है। तो दोस्तों ये मेरा सोचना है, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई दुविधा हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने यह वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, जिससे मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।